अब हम सॉल्व करेंगे 2017 का पेपर। अगेन हम लोगों ने देखना है कि हम किस तरीके से पेपर की डायनामिक्स को जोड़ सकते हैं विद द IR कंटेंट व्हिच वी स्टडीड। सवाल ऐसे कहता है कि व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबरल, इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थ्योरीज। सिंपल, कुछ भी नहीं है। लिबरलिज्म की जो इंटरनेशनल डायमेंशन है और वो सारी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ही होती है, और रियलिस्ट, उन दोनों का फर्क, जो दोनों के पॉइंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट ही एंटीपॉडल है, तो वो लिखें, वो फर्क आ गया। ठीक है। इन योर ओपिनियन व्हाई इज रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थियरी इन द डिसिप्लिन ऑफ IR। हलवा, इसमें आपने सिंपल लिख देना है, आगे आप समझ जाते हैं कि लिनेज का मामला, मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वो क्यों प्राइड फील करते हैं। हमारी लिनेज है, हमारी जो डॉक्ट्रिन थी वो हमेशा स्टेट क्राफ्ट में अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है, दी भी है। वो थ्यूसिडाइड्स का ट्रैप लें, आप मकियावेली को लें, आप पेलोपोनेसियन वॉर्स को लें, आप हॉब्स को लें, आप रुस्सो को लें, आप नेपोलियनिक वॉर्स को लें, आप बिस्मार्क की वॉर्स को लें, आप क्रीमियन वॉर को लें, आप बल्कन वॉर्स को लें, वर्ल्ड वॉर 1 2 को लें और कोल्ड वॉर को लें, वो सारा कुछ रियलिज्म के ऊपर ही बेस कर है। इवन रियलिस्ट ने बाद में इल्जाम लगाया था लिबरलिस्ट्स के ऊपर या आइडियलिस्ट्स के ऊपर कि वर्ल्ड वॉर 2 आपकी वजह से हुई है। यू डिडंट सी द वर्ल्ड एज इट रियली इज, यू इंस्टेड मेड अस सी द वर्ल्ड एज इट शुड बी, और दैट लेड अल्टीमेटली टू वर्ल्ड वॉर 2। ये बहुत प्यारा सवाल है और ये अटेम्प्ट इस तरह के करने चाहिए सवाल। आगे वो पूछता है कि द नेशन स्टेट सिस्टम इज इन अ फ्लक्स विद एन इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड and other projected for Catalonia in September 2017. Again, this question was native to the time. Okay? तो इसने दो मिसालें दी हैं, अभी सवाल नहीं पूछा। स्कॉटलैंड और कैटालोनिया का क्रिटिकली इवेलुएट रीजंस एज टू व्हाई द मॉडर्न नेशन स्टेट in Europe faces internal challenges to its sovereignty and territorial integrity. अब अगेन हमने जो यूनिलेटरलिज्म का, इंपीरियल ओवरस्ट्रेच वगैरह के मामलात किए थे, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, आप इसमें लिख सकते हैं। इधर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमें बता रहा है और बेसिकली वो रीजंस पूछ रहा है कि जो नेशन स्टेट सिस्टम या यूरोप का जो है वो इन अ फ्लक्स है। आप 4-5 मिसालें इसमें दे देंगे, अब तो आपके पास रेडीमेड है। ब्रेक्जिट, फिर ली पेन हार गई थी, अदरवाइज फ्रेक्जिट भी हो जाना था। आइसोलेशनिज्म ऑफ यूरोप, उसके बाद इमिग्रेंट क्राइसिस, आपको याद है ईस्टर्न यूरोप नेशंस ने प्राइमरीली उसके ऊपर किया था। यूरोजोन क्राइसिस, यहां तक यूरोपियन जर्मनी वाले कह रहे थे और जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन है कि हम ये जो पिग्स हैं, इनको पिग्स से मुराद पिग्स नहीं, वो 5 मुल्क हैं, तो इन्हें हम क्यों बिला वजह सपोर्ट करते फिर हैं। इनकी इकोनॉमी को हर वक्त, ग्रीस का बहुत बुरा हाल है, स्पेन, पोर्तुगीज, ये बड़े हैवीली हिट हुए थे आफ्टर द 2008 क्राइसिस। तो जर्मनी ने यहां तक कहा था कि हम क्यों बेसिकली इनको सपोर्ट करते फिर हैं, हमारा ठेका लिया हुआ है हम लोगों ने। तो वो उनके आपस के भी क्लेवेजेस सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यूरोजोन का क्राइसिस आ गया। उसके बाद इमिग्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया, आइसोलेशनिज्म, ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं, ये यही शो कर रही है कि यूरोपियन नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो, यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स, ब्रेक्सिट को आप जोड़ें उसके साथ फौरन, इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। फिर कैटालोनिया का स्कॉटिश रेफरेंडम जो यूके पहले करवाना नहीं चाह रहा था आउट ऑफ फियर। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ही है वो बार्सिलोना का जो मामला, इनके कैटालोनिया का, वो स्पेन के बंदे अपने आप को डिस्टिंक्ट समझते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, इवन एम्स्टरडैम में बाहर के बंदे ज्यादा हो जाते हैं और वहां के जो नेटिव्स हैं वो कम है, और वहां पे मेयर का इलेक्शन ही अब इस बात पे हुआ था कि जनाबे वाला इमिग्रेंट्स के ऊपर और जो टूरिस्ट्स हैं उनके ऊपर सख्त चेक्स एंड बैलेंस लगाए जाएं। एम्स्टरडैम कैन
अब ये मिसालें 7-8 सिर्फ आपके जहन में हों, दे विल बी, आई एम श्योर, इनफ। फिर यहाँ पे इमिग्रेशन के ऊपर क्राइसिस आ रहे हैं या क्लेवेज आ रहा है, जर्मनी उसके हक में है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट है, फिर नेटो के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन का मामला आ रहा है यूएस के इल्जामात की वजह से। सो ऑल दीज थिंग्स आर tearing apart the once celebrated nation state system of the European powers। ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। और वो अगेन कैटालोनिया और वो वाला स्कॉटिश रेफरेंडम वो नेटिव टू द टाइम था। The rise of China is being heralded as a return of balance of power politics। यहाँ तक in international relations as the world moves towards multipolarity, account for the essential features of the international security architecture and its evolving dynamics। वैसे जितना आपने IR पढ़ लिया है माशाल्लाह, अब ये सवाल बिल्कुल भी इशू नहीं है। इसमें अगेन आपने वो स्टार्ट करना है, याद करें हेनरी किसिंजर की कोट से, of the 15 historical cases analyzed by Dr. Kissinger in his book about the rising power threatening to overtake an established hegemon, 10 resulted in conflicts। Of course चाइना का यूएस के साथ और जो कुछ हो रहा है, आप करंट अफेयर्स रोज पढ़ते हैं, आप 1000 मिसालें इसमें से निकाल सकते हैं। और ये जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, अगेन जो मैंने आपसे नोट्स शेयर किए हैं ग्रुप के अंदर, दे आर इनफ। उनको बस वो लफ्जों को यूज करें, साथ चाइना और वो लगाते जाएं, दैट विल डू फॉर यू। ठीक है, एंड इट्स इवॉल्विंग डायनामिक्स, वो कंस्ट्रक्टिविज्म सब कुछ उसमें आएगा, ग्लोबलिज्म वगैरह। गॉट इट? हाँ ऑफ कोर्स एक और बात, इधर फिर आपको मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया होगा, तो यहाँ पे रिपीट करना कि बैलेंस ऑफ पावर में फिर मामला आपने क्वाड का जिक्र करना है कि वो किस तरीके से फिर पैसिफिक पावर का यूएस का जो आजकल वो कोशिश कर रहा है बनने की, उसके बाद ओबामा की कोटेशन, फिर साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर ये सारा कुछ बैलेंस ऑफ पावर की ही निशानी है। फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का मामला, फिर ताइवान के ऊपर यूएस का स्टैंस, फिर चाइना और रशिया का आपस में पास आना, वो लार्जेस्ट गैस डील का मामला आपको मैंने बताया था, फिर चाइना रशिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से इश्यूज के ऊपर इकट्ठे होना, ईरान के ऊपर फॉर इंस्टेंस, सीरिया के ऊपर, न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर, उसके बाद वो इसकी सी पैक टाइप चीजें और ये बाकी कुछ चीजें जो आजकल चाइना कर रहा है, स्ट्रिंग्स ऑफ बर्ड्स मैंने आपको पहले बताया होगा। यू सी यू आर नेवर शॉर्ट ऑफ डाटा अगर आपने पढ़ा हो। अब ये सब कुछ बैलेंस ऑफ पावर में आप लिखेंगे और इनको जरा विजिबल करके लिखेंगे, एग्जामिनर के मुंह में पानी कैसे नहीं आना। ओके, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अटेंडेंट मैनिफेस्टेशंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। Do you agree with the view that economic globalization is a form of new imperialism which only stands to exploit the third world states? Okay, इसके दो parts हैं again. Define globalization and its attendant manifestations in global politics. गोल्डस्टाइन या जो मैंने आपको लेक्चर्स भी दिए हैं उसके अंदर वो 3 उसने लिखे हुए हैं, 3 ग्रुप्स याद करें, और वो डिटेल में लिखा हुआ है सारा कुछ उसने कि किस तरीके से एक ग्रुप कहता है कि फ्रूट्स हैं, एक ग्रुप कहता है कि उल्टा काम हुआ है, नुकसान हुआ है, एक ग्रुप कहता है कि मिक्स है काम। ठीक है, वो नॉर्थ साउथ गैप कम हुआ है लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी रिवाइव हो रही है। ग्लोबल साउथ का आप इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी का दे सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले पे रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे प्रोफाउंड किस्म के आ रहे हैं, और मेनली जो इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और इन्फो बायोटेक के हवाले से एक पेज पे आई हुई है।
ऑल्दो यूएस का वो पेरिस एग्रीमेंट से निकलना अगेन प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा। तो जो बातें उसमें प्यारी प्यारी लिखी हुई है गोल्डस्टाइन में, बस वो यहाँ पे पहले में छापते हो गया। उसके बाद, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म? इधर दोस्तों मैंने जो आपको भेजा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स मेरे अपने हैंड रिटन है, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। WTO की अच्छाइयां भी और बुराइयां भी, MNCs की अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। तो उससे हमें और फिर याद करें जब हमने IMF और वर्ल्ड बैंक का टॉपिक किया था, वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्टूजेस मैंने लिखा भी था उसके अंदर, वो चीज आप डाल के इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं इजीली, बिकॉज यू हैव मोर डाटा टू जस्टिफाई द इंपीरियलिस्टिक आउटकम्स। फिर यहाँ पे डिपेंडेंसी डिस्कोर्स भी आएगी ऑफ कोर्स। तो यू सी, परेशान नहीं होना, मैं कोई बाहर की बातें नहीं बता रहा, मैं उसी नॉलेज को मैनिपुलेट करके यूज कर रहा हूं सिर्फ। अब डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी का जो मामला है, इसमें वो जो मैंने आपको बताया था अफ्रीकन कंट्रीज $540 बिलियन एड, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो WTO जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, प्लस MNCs का मामला, प्लस ग्लोबलाइजेशन, योर क्वेश्चन इज विल बी मोर देन यू डिजायर। और फिर आपने चीजें आप काट देंगे, हाँ भी 35 मिनट में या 37 मिनट में पूरा नहीं हो रहा। गॉट इट? Critically evaluate the strategically competitive dynamics of Pakistan-India relations in the context of Pakistan's growing ties with China and India's increased alignment with the US. अब उसने पूछा क्या? Critically evaluate the strategically competitive dynamics. ठीक है, अब हमने अपने आप को महदूद रखना है कंपटीशन के ऊपर और स्ट्रेटेजाइजिंग के ऊपर। मैं 5-6 बातें लिखूंगा, यू विल गेट इट। अब आप देखें, मैंने सारी चीजों को जोड़ दिया है स्ट्रेटजी के साथ। द ट्रेड, द इंसर्कलमेंट सिंड्रोम, अगेन इंडियाज ऑपोजिशन टू सीपैक, आप इस पे बेहतर बता सकते हैं। वाटर इशू और इंडिया के PM की असर्शन कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सारा मामला चल रहा है, इंडिया की जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो अभी उनके मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको रिकंसिडर कर रहे हैं। उनकी अभी तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन वो चेंज करें। क्वाड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैसेज पे, टेपी एंड कैसा अगेन, और चाइना की चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान ईरान चाइना का एक एक्सेस बन सकता है। डेवलपमेंट ऑफ नसर मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाया 60 किलोमीटर इसकी रेंज है, और फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस में पाकिस्तान
का दाखिल हो जाना। ये चीजें शो कर रही हैं कि दोनों मुल्क, ऑफ कोर्स आर्म्स रेस, देन FMCT जो पाकिस्तान उसकी अपोजिशन करता है, ठीक है, देन MTCR, देन पाकिस्तान की अपोजिशन टुवर्ड्स इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन NSG, ये सारी चीजें आउट ऑफ दैट थिंग ही हैं कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन रहे इस खित्ते के अंदर। पाकिस्तान की जब हमने स्ट्रेटेजिक कल्चर पढ़ा था उसमें आपको याद होगा मैंने कहा था कि पाकिस्तान वेलकम करता है एक साउथ एशियन न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रिजीम को भी। गॉट इट? तो ये चीजें अगर आप सिर्फ डाल दें इनकी हेडिंग्स बनाकर, यू विल नेल इट। इधर हम देखते हैं द नॉन स्टेट एक्टर्स एज अ मिलिट्री कंपेटिटर इज गेनिंग ग्राउंड इन द मिडल ईस्ट विद द राइज ऑफ ISIS. व्हाट स्ट्रेटजीज कैन द UN एंड मेजर पावर्स इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन इराक एंड सीरिया? अगेन ये इट्स मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चंस, और आप अखबार के साथ इन टच है। ISIS को वैसे ही अब न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, तो उस चीज को हम अब परेशानी में अगर ना भी लें, आई थिंक इट विल डू द जॉब फॉर अस। तो इसमें वर्ल्ड UN की लंबा चौड़ा आ सकता है, बट इट विल नॉट हेल्प यू एट द मोमेंट। ठीक, ISIS हैज बीन ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड, और जो इस वक्त आप करंट अफेयर्स में उसकी डायनामिक्स को देख रहे हैं उसी को देख लें, दैट विल डू फॉर यू। That is 2017 part 1 for you. Thank you. We shall meet in next lecture.